हे एवरीवन, आई होप आप पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो कर रहे हो। आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जो भी यहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ऑफ दिस सीरीज। पिन कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेना, बहुत ही काम की सीरीज है। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th हिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, इसके यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जो भी आपको 10 ईयर में देखने को मिले हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। राइट तो वीडियो बहुत ही काम की है, लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी ऐसी काम की वीडियोस आपको ह्यूमैनिटीज़ लेवल पे लगातार देखने को मिलेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि वीडियो आपकी मिस ना हो। राइट चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम 3 मार्क के क्वेश्चंस के साथ में। और वीडियो शेयर कर देना, लाइक भी आप कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी टाइम लग रहा है रिसर्च करने में और ऐसी वीडियोज़ को बनाने में। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द 3 मार्क के क्वेश्चंस के साथ में। पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अल बिरूनी इन द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल एंड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, मेंशन एनी 2 सोर्सेज दैट प्रोवाइडेड हिम द सपोर्ट। तो आपको ये बताना है कि अल बिरूनी जब इंडिया में आते हैं, इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उनके लिए जो पहला बैरियर था दैट वॉज लैंग्वेज उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर था, बिकॉज उनको संस्कृत आती नहीं थी। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत जो भी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको संस्कृत से अरेबिक में ट्रांसलेट करना दैट वाज नॉट इजी फॉर अल बिरूनी। राइट दूसरा जो बैरियर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी वो ये देखते हैं इंडिया में आकर के कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में तो अलग अलग टाइप के कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, रिलीजन्स प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो उसमें वो समझ नहीं पाते डिफरेंस क्या है। और साथ में वो इस्लाम जिसके बारे में वो जानते थे, जिसको वो बिलोंग करते थे, और जो हिंदुइज्म है, राइट उसमें भी वो डिफरेंस ज़्यादा समझ नहीं पाते। मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट उन दोनों को वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, और हिंदुइज्म उन्हें इस्लाम के मुकाबले काफ़ी अलग देखने को मिलता है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। राइट और थर्ड जो आपको बैरियर देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेल्फ अब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी। इसका मतलब जो इंडियंस हैं वो बात ज़्यादा करते नहीं है, ज़्यादा आइडियाज शेयर करते नहीं है, और वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे ज़्यादा बातचीत वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ अब्जॉर्प्शन यानी वो अपने आप में ही है। तो ये भी आपको थर्ड बैरियर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हो। एंड 2 सोर्सेज जो कि अल बिरूनी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो आप बता सकते हो कि वेदास हैं, पुराण्स, भगवत गीता और पंतजलि एंड मनुस्मृति। यानी इन पे वो डिपेंड रहते हैं। जब वो इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं पा रहे तो वो इन टेक्स्ट पे डिपेंड होते हैं। राइट लोग उनको ज़्यादा आइडियाज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो वो इन टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड रह करके इसके थ्रू इंडियन सोसाइटी को समझते हैं। ओके अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज इंडिया हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता। तो इब्न बतूता यहाँ पर इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस टाइम पे 2 प्रकार का पोस्टल सिस्टम था। पहला आपको देखने को मिलेगा उलूक यानी हॉर्स पोस्ट, और दूसरा मिलेगा फुट पोस्ट। ठीक है, अब हॉर्स पोस्ट वाला आपको पता ही है कि इसमें हॉर्स भागता रहेगा, मतलब दौड़ेगा, और उसके थ्रू फिर आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर उलूक में आपको जो स्टेशन मिलेगा वो हर मतलब 4 माइल के बाद स्टेशन मिलेगा। लेकिन फुट पोस्ट में क्या आता, 1 जो माइल है उसके बीच में ही आपको 1 माइल के अंदर ही 3 देखने को मिलेंगे स्टेशंस, और इन स्टेशंस को दावा कहा जाता था। किसके अंदर? फुट पोस्ट के अंदर। अब जो फुट पोस्ट है, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर एक पर्सन वेट कर रहा होता था किसी दूसरे पर्सन का। ठीक है, किसी एक दावा में स्टेशन में बैठ करके, और दूसरा पर्सन भाग करके इसके पास आता था जिसके हाथ में इंफॉर्मेशन होती थी, और एक यहाँ पर रॉड होती थी जिसमें एक बैल बंदी रहती थी। अब वो भाग करके आएगा तो उससे क्या होगा ना, बैल की आवाज़ जाएगी इस व्यक्ति तक, और वो अलर्ट हो जाएगा जो इस दावा में बैठा, ठीक है, बैठा हुआ करता था। इसके पास इंफॉर्मेशन मतलब आवाज़ जाएगी तो वो रेडी हो जाएगा कि मुझे अब मेरी बारी है, मुझे इंफॉर्मेशन को दौड़ लगा करके जाना है, ले जाना है इंफॉर्मेशन। तो ऐसे करके आपको ये देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति जो ए व्यक्ति है, इस बी व्यक्ति को जो दावा में बैठा है इसको इंफॉर्मेशन दे दिया करता था, और फिर ये भागा करता था। और ऐसे करके आपको नेक्स्ट दावा में एक व्यक्ति मिलेगा, ये फिर जो है बी सी व्यक्ति को दे देगा। ऐसे करके डेस्टिनेशन तक ये प्रोसेस चलता रहता था।
राइट। और इवन यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा जो हॉर्स पोस्ट है इसको यूज़ किया जाता था जो खुरासन के फ्रूट्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कि खुरासन आपको जगह मिलेगी इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, काफ़ी बड़ा रीजन था ये, ठीक है। तो खुरासन के फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ आप ये देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी आपको वैसा देखने को मिलेगा, काफ़ी इसका यूज़ किया जाता था इस पोस्टल सिस्टम का, तो विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इंफॉर्मेशन एंड रैमिट क्रेडिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है। जिन गुड्स को बहुत जल्दी पहुंचाना है उनको पहुंचाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। और नॉर्मली आप देखोगे सिंध से दिल्ली जाने में 50 डेज लगते थे, बट अगर यहाँ पर कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है सुल्तान तक तो यहाँ पर इसमें 5 डेज में ही पहुंच जाया करती थी। तो ये था कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया का, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा रिगार्डिंग दी अल-बिरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, ओके। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसको वॉल्यूमिनस टेक्स्ट क्यों कहा जाता है। तो आप इसके बारे में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो थोड़ा सा कि ये जो किताब है ये एक डिटेल्ड अकाउंट है इंडियन कल्चर का, सोसाइटी, रिलीजन का, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, एक वैल्यूएबल सोर्स है अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री को समझना है। फिर आप बताओगे इस किताब को अरेबिक में लिखा है, वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, इसका मतलब कई सारी वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, 80 चैप्टर्स, यू विल फाइंड मल्टीपल टॉपिक्स को लाइक रिलीजन, फिलोसॉफी, इंडिया के फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, वेट्स, मेजर्स, ठीक है, आइकोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी, सभी को कवर किया गया है। और अल-बिरूनी ने यहाँ पर क्या किया है, स्टार्ट किया है कोई भी चैप्टर विद द क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन पूछते हैं पहले फिर उसका आंसर देते हैं और साथ में जो भी वो बताते हैं उसको दूसरी कंट्री के कल्चर के साथ कंपेयर भी करते हैं। तो एक कंपैरिजन वाला चलता रहेगा, वो इंडियन और इस्लामिक कल्चर को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी पहले से ऑलरेडी संस्कृत टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा चुका है या फिर दूसरी लैंग्वेजेस में, वो ढंग से हुआ नहीं है। तो ही वॉज क्रिटिकल कि जो भी क्वालिटी अभी हुई है ट्रांसलेशन की वो अच्छी नहीं है और वो इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना काम करके, अपने काम के थ्रू। और इवन आप इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, जो कि अभी हम 8 मार्क के क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे कि वो बताते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में हुआ करता था बट इट वॉज नॉट यूनिक टू इंडिया। आपको ये परीक्षा में भी देखने को मिल जाएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर बर्नियर के बारे में है कि फ्रैंकोइस बर्नियर जो मुगल टाउन्स हैं उनको कैंप टाउन्स क्यों कहते हैं। तो देखो कैंप टाउन्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये ऐसे टाउन थे ना जो कि इंपीरियल कोड पे डिपेंड होते थे। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर क्या था, जो मुगल्स थे उनका ये था कि वो ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। उनके जो मिलिट्री कैंपेन्स है वो आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ उनका जो दरबार कोर्ट होता था, ठीक है। तो जहाँ पर वो स्टैब्लिश होते थे ना वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो एक टेम्पररी टाउन के तौर में डेवलप हो जाया करता था। वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती थी। लेकिन जैसे यहाँ पर राजा की मिलिट्री और राजा खुद दूसरी जगह पे चला जाया करते थे राजा वगैरह, तो वो बेसिकली जो टाउन है वो अपनी पहचान खो दिया करता था। उसमें उतनी डेवलपमेंट देखने को हमें नहीं मिलती थी, वो टेम्पररी बेसिस पे अच्छा रहता था, ठीक है। तो वो उस बेसिकली मतलब उस टाउन की खुद की डेवलपमेंट नहीं है, वो उस राजा उस मुगल रूलर पे डिपेंड है, उसके सपोर्ट पे डिपेंड है वो टाउन। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं वहाँ पर, उनकी मिलिट्री है तो ठीक है, वरना वो फिर बेसिकली इतना ग्रो नहीं हो पाता था। और उसके बाद जब वो दूसरी जगह पे जाते थे तो वो एक नया टाउन टेम्पररी बेसिस पे सेम तरीके से डेवलप हो जाया करता था और फिर बाद में ये भी हट जाया करता था। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हो। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड विद द एम्परर्स कोर्ट एंड आर्मी मूविंग फ्रीक्वेंटली ड्यू टू मिलिट्री कैंपेन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज और पर्सनल नीड्स। The cities and towns were often built around the emperor's army and royal court, which were mobile. The construction of these towns then was designed to cater to the needs of a royal camp with facilities to support military and administrative functions. He believed that these towns came into existence when the imperial court moved, यानी जब वो एक एरिया में जा रहे हैं और रैपिडली लॉस्ट, बाद में उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाया करती थी जब वो इंपीरियल कोर्ट वहाँ से हट जाया करता था, ठीक है। दीज टाउन्स बिकेम सिग्निफिकेंट विद द रॉयल पैट्रोनेज। बेसिकली दे डिड नॉट हैव एनी अदर सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन, यानी उनकी खुद की कोई इकोनॉमिक सोशल फाउंडेशन नहीं होती थी, वो राजा की सपोर्ट पे ही, पैट्रोनेज पे ही डिपेंड होता था, राइट।
उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनालाइज द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय द इब्न बतूता। तो इब्न बतूता स्लेवरी के बारे में बताते हैं, तो आप इसमें बताओगे कि जब वो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि काफ़ी सारे स्लेव्स हैं जिनको मार्केट में ओपनली बेचा जाता था, राइट, ये कैप्चर किए जाते थे ड्यूरिंग द बैटल्स। और यहाँ पर कुछ तो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को बना दिया करते थे, ठीक है, मतलब उनको बेच दिया करते थे ताकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और उनको फिर स्लेव बनाया जाता था, ठीक है। स्लेव्स को एज अ गिफ्ट भी यूज़ किया जाता था, ये भी है। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी इब्न बतूता ने कुछ हॉर्सेस, कैमल्स और कुछ स्लेव्स खरीदे, और जब वो जाते हैं वो सिंध पहुंचते हैं, ठीक है, और जब वो सिंध नहीं दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही, कुछ टाइम पहले ही एक रिलीजियस प्रीचर को, जिसका आपको देखने को मिलेगा मेंशन नसीरुद्दीन, उनको इन्होंने ना मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 स्लेव्स दिए थे। इट मीन स्लेव्स का इस तरीके से ओपनली लेन देन होता रहता था। और यहाँ पर स्लेव्स का यूज़ किया जाता था नोबल्स, राजा अपने नोबल्स पे नज़र रखने के लिए भी स्लेव्स का यूज़ करते थे। एंड यू विल फाइंड कि आपको वीमेन स्लेव्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगी जिनको मोस्टली डोमेस्टिक जो वर्क है वो करवाया जाता था। इवन वो एक्सपर्ट होती थी म्यूजिक में, डांस में। और इब्न बतूता इंजॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर, यानी सुल्तान के सिस्टर में डांस वगैरह, मतलब सुल्तान की जो सिस्टर की वेडिंग है उसमें उस टाइम पे डांस वगैरह होता था, प्रोग्राम में भी काफ़ी इंजॉय किया है इब्न बतूता ने, ठीक है। और इनको मोस्टली जो फीमेल स्लेव्स हैं इनको कैप्चर किया जाता था रेड्स में और एक्सपीडिशंस के अंदर, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, हाउ डज बर्नियर्स ट्रैवलॉग ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि इनकी किताब है, इसके बारे में यू शुड नो बिकॉज देखो, रीला इब्न बतूता ने लिखी है, अलबिरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, और फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये सर्व करती है एज द फाउंडेशन फॉर वेस्टर्न थ्योरिस्ट, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो कैसे यहाँ पर जो बर्नियर है उनकी किताब जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो एक फाउंडेशन है किसके लिए, जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि जब वो यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया में आते हैं और वो बताते हैं किसके बारे में, कि इंडिया में और जो आपको देखने को मिलेगा यूरोप में, वो ये कहते हैं मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो ये है कि इंडिया में किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी सारी की सारी जो ज़मीन है वो राजा कंट्रोल करके रखता है, और उससे ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इससे ऑपरेशन हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। और बाद में यही कंसेप्ट यही कंसेप्ट आगे चल के वेस्टर्न जो थ्योरिस्ट आपको मिलेंगे 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उनको इंस्पायर करते हैं। ये बेसिकली थ्योरी इंस्पायर करती है। कैसे? आपको एक व्यक्ति मिलेंगे मोंटेस्क्यू की थ्योरी आती है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की। देखो, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की डेफिनेशन आप यहाँ से भी बता सकते हो, या फिर मैंने जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ये भी आप बता सकते हो। इसमें भी वही होता है कि सिंपल, कि जहाँ पर जो भी रिसोर्सेज वगैरह है ना, वो कौन कंट्रोल करके रखता है, वो राजा कंट्रोल करके रखता है, और उस पर किसी और की अथॉरिटी होती नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है इसी बर्नियर की किताब के बेसिस पे, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये एक थ्योरी है, कंसेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स लेकर आते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किसने कंट्रोल किया हुआ है, गवर्नमेंट ने, राजा ने। कोई भी प्राइवेट लैंड ऑनरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट मीन्स फ्रैंकोइस बर्नियर जो यहाँ पर चीज़ें बताते हैं और किताब में लिखते हैं कि भाई इंडिया में कोई भी प्रकार की, कैसे भी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसी कंसेप्ट को यूज़ करके आगे थ्योरीज बनेंगी। मोंटेस्क्यू ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की थ्योरी देंगे, और कार्ल मार्क्स यहाँ पर किसकी थ्योरी देंगे, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, जिसका दोनों का मतलब यही है कि सारे के सारे रिसोर्सेज राजा या फिर सरकार के कंट्रोल में होंगे, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि लोगों का यहाँ पर आपको ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलेगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 8 मार्क के क्वेश्चंस के साथ में। एक क्वेश्चन आपको काफी बार ये वाला देखने को मिलता है, इब्न बतूता फाउंड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंसेस गिवन बाय हिम। और करके पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता के व्यूज आप बता दो दिल्ली एंड दौलताबाद ड्यूरिंग हिज ट्रैवल। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको
इब्न बतूता के बारे में बताना है कि उन्होंने कैसे इंडियन सिटीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो वो ये बोलता है कि इंडियन सिटीज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनके पास रिसोर्सेज है, ड्राइव है, स्किल्स हैं, वो अपना एकदम बेस्ट दे सकता है। बहुत ही पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, प्रॉस्परस हैं, आपको कलरफुल मार्केट्स मिलेंगे, क्राउडेड स्ट्रीट्स मिलेंगी, ब्राइट हैं एकदम। दिल्ली बहुत ही बड़ी सिटी है, दौलताबाद कुछ कम नहीं है, वो भी एक तरीके से कंपटीशन टक्कर दे रही है दिल्ली को साइज में। इवन यहाँ पर जो मार्केट्स हैं, बाजार्स हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की ही जगह नहीं है, बल्कि साथ में यहाँ पर आपको सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। डांस वगैरह, म्यूज़िक, ये सब प्रोग्राम होते रहते थे। मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, मस्जिद वगैरह, जहाँ पर डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर्स अपने परफॉर्मेंस दिया करते थे। इवन दौलताबाद में एक मार्केट के बारे में बॉक्स में मेंशन भी है आपकी बुक में कि देयर इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स विच इज़ नॉन एज ताराबाद। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, राइट। और इवन टाउन्स जो है ना, ये काफ़ी वेल्दी हुआ करते थे, बिकॉज विलेजेस, मतलब जो किसान है उनके पास अच्छी खासी फसल उनकी उगती थी और वो अपना तो पेट भरते थे, साथ में बेचा भी करते थे। तो वो जो सरप्लस आता था विलेजेस से, उसका फिर यूज़ किया जाता था आगे चल के ट्रेड में, राइट। तो एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रोडक्टिव। आप बताओगे यहाँ पर फर्टिलिटी सॉइल की बहुत ही बढ़िया थी। फार्मर्स दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते थे। हमारा उस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बढ़िया था। इतना ट्रेड प्रॉस्परस था कि काफ़ी लोग इतने अमीर बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स आर्टिशंस वगैरह ये सब कमाते थे। और हमारे जो कपड़े हैं लाइक कॉटन क्लॉथ, फाइन मुस्लिन, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये काफ़ी ग्रेट डिमांड में थे, और मसाले वगैरह भी, ठीक है। इवन इब्न बतूता ये बताता है कि जो फाइन मुस्लिन है वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि उसको खाली नोबल्स ही वो करते थे, पहना करते थे, या रिच व्यक्ति। तो जिसके पास ये होगा, जो वो बेचेगा, तो कितना ज़्यादा पैसे वो कमाएगा। तो बहुत ही अच्छी इकोनॉमी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ये है किसके बारे में, इब्न बतूता ने जो बताया है दिल्ली के बारे में। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप सीधा स्टार्ट मत करना पॉइंट्स, पहले आप इब्न बतूता के बारे में हल्का सा लिख देना, बेसिक बात है। वो आप कैसे लिखोगे, आप बता देना 14th सेंचुरी में मोरक्को से आते हैं, रीला नाम की किताब इन्होंने लिखी है। फिर आप उसके बाद डिस्क्राइब कर सकते हो जो भी क्वेश्चन में पूछा है। ओके 8 मार्क्स में ऐसा ही आपको करना है कि फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर बताओ कि जो भी क्वेश्चन पूछा है 8 मार्क्स में। अल्बिरूनी के बारे में तो सेम यू हैव टू मेंशन उनके बारे में हल्का बहुत, देन आप मूव ऑन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड कि बर्नियर का डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट, फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स, जस्टिफाई विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। डिस्क्राइब, और ऐसे करके बन जाएगा, डिस्क्राइब बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थ्योरिस्ट। देखो अभी हमने ये 3 मार्क में करा है, बट ये 8 मार्क में डिटेल में पूछा जा सकता है। तो आप कैसे बताओगे, आप स्टार्ट करोगे पहले बर्नियर के बारे में हल्का सा बता दो कि ये फ्रांस से आते हैं, 17th सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बताया है इंडियन सोसाइटी के बारे में, बट इन्होंने मोस्टली क्रिटिसाइज ही करा है, इन्फीरियर ही दिखाया है इंडियन सोसाइटी को, यूरोपियन जो है ये, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद आप यहाँ पर बताओगे किसके बारे में, जो भी ये बताते हैं अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर, कि इंडिया में किसी भी प्रकार की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो नहीं है, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो राजा के कंट्रोल में होती है, राजा ही अपने नोबल्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और यू विल फाइंड दिस थिंग कि यहाँ पर जो लैंड होल्डर्स हैं वो अपनी इसको ज़मीन को अपने बच्चों को भी नहीं देते, राइट। एंड यू विल फाइंड कि इसकी वजह से ना इंप्रूविंग क्लास नहीं आ रही, इंप्रूविंग लैंड लॉर्ड्स, बिकॉज जब आपकी ज़मीन नहीं है तो आप उसमें कहाँ इंप्रूव करने पे फोकस करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी वजह से ना एग्रीकल्चर प्रॉपर हो नहीं पा रहा, ऑपरेशन यहाँ पर पीजेंट्स का में देखने को मिलता है, एंड ए कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बर्नियर डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पावरिस्ट पीपल, यानी कि काफ़ी गरीब लोग हैं, ठीक है। आपको जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पुअर पीपल, और कुछ ही आपको वेरी रिच लोग देखने को मिलेंगे जो कि माइनॉरिटी में है। कोई भी मिडिल क्लास है ही नहीं, यानी कि काफ़ी रिच है और काफ़ी गरीब है, मिडिल क्लास आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। एंड जो राजा है ना, वो राजा गरीबों का राजा है। आपको जो एयर मिलेगी वो भी एकदम ख़राब है, सिटीज़ एकदम बेकार सी हैं, क्लीनलीनेस कुछ है ही नहीं उसमें, आपकी जो फील्ड्स वगैरह हैं वो भी ढंग की है नहीं। और इन सभी के पीछे का एक ही कारण है, क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड। उसके बाद आप आगे और बताओगे, इवन यहाँ पर यू विल फाइंड कि
इसमें यहाँ पर आप देखोगे कि एक जगह पर आपको बड़े जमींदार देखने को मिलेंगे जो कि सुपीरियर राइट्स इंजॉय करते हैं जमीन के ऊपर, और दूसरी साइड ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन ही नहीं है। इट मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हाई लेवल की है, राइट। एंड यू विल फाइंड यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स आपको पीछे बताए थे अभी 3 मार्क के क्वेश्चंस में, मोंटेस्क्यू वाले और कार्ल मार्क्स की थ्योरी, राइट, तो आप उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एंड लास्ट में बता देना कि बर्नियर यहाँ पर क्या करते हैं, यूरोपियन किंग्स को ना वार्न करते हैं कि अगर आपने सेम यहाँ पर मुगल सिस्टम फॉलो कर लिया, यानी कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो बहुत ही दिक्कत देखने को मिलेगी। आप भी ऐसे राजा बन जाओगे डेजर्ट्स के, यानी ऐसी जगह के जहाँ पर रेगिस्तान सा है, डेजर्ट सा है, ठीक है, उस एरिया के आप राजा बन जाओगे। बेगर्स के आप राजा बन जाओगे, बारबेरियंस के आप राजा बन जाओगे, राइट। तो बहुत ही बेकार चीज़ है ये, आपको इसको फॉलो नहीं करना, वार्निंग दी जा रही है बर्नियर के द्वारा, ठीक है, फॉर द यूरोप, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9th नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ बर्नियर अबाउट ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो देखो बर्नियर यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं कि मुगल जो सोसाइटी है उसकी एक मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी है। इसका मतलब कि वो कुछ जगह पर ना आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लाइक लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, खस्ता हालत है आर्टिशंस की, पीजेंट्स की, साथ में कुछ कुछ जगह पर अच्छी हालत भी है। तो एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, समझ में नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कुछ एक और तो लाइफ वगैरह थोड़ी अच्छी है, डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, दूसरी ओर खस्ता हालत भी है, बेकार हालत भी है। तो इसको बोला गया है कॉम्प्लेक्स रियलिटी। तो आप दोनों चीज़ें बता देना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मेंशन बाय दी फ्रैंकोइस बर्नियर। तो पहले तो आप यही वाला बता दो, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी यू विल फाइंड, जैसे कि आर्टिशंस के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना इंप्रूव कर सके, प्रॉफिट्स वगैरह कौन लेके बैठता है, स्टेट ले लेता है, टैक्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। मैन्युफैक्चरर्स आपको हर जगह डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगे। बट ये बोला गया है कि इंडिया में लेकिन आपको ना मेटल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो ऑल्सो वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वर्ल्ड प्रीशियस मेटल फ्लोड इनटू इंडिया एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ही ऑल्सो नोटिस द एक्सिस्टेंस ऑफ ए प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज, यानी कि इंडिया में एक प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी भी है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में एंगेज है। इट मीन्स सिचुएशन अच्छी भी है। और फिर यहाँ पर बर्नियर बताते हैं कि इसके बारे में, कैंप टाउन्स के बारे में बताते हैं। तो कैंप टाउन्स वाला आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके बारे में आप मेंशन कर देना, 2-3 पॉइंट्स वहाँ से भी उठा लेना कि भाई इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर यू विल फाइंड यहाँ पर, देखो यहाँ पर ना एक आपकी बुक में बॉक्स भी गिवन है, आप उसके वर्ड्स भी लिख सकते हो कि ये बताया गया है कि बंगाल के अंदर जो कल्टीवेशन होती है उसको इजिप्ट से कंपेयर किया गया है, और वो बहुत अच्छी होती है। बंगाल में काफ़ी मल्टीपल चीज़ों को उगाया जाता है, तो सिचुएशन अच्छी भी है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, राइट। तो दोनों प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी है। फिर वो बताते हैं कि आपको बहुत प्रकार के टाउन्स मिलेंगे जो कि अलग अलग टाइम पे डेवलप हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स है, ट्रेडिंग टाउन्स है, पोर्ट टाउन्स है, सैक्रेड सेंटर्स हैं, पिलग्रिमेज टाउन्स हैं, राइट। देयर एक्सिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल क्लासेज। एंड यू विल फाइंड कि जैसे हमने एंशंट हिस्ट्री में गिल्ड्स के बारे में पढ़ा था कि जो सेम ऑक्यूपेशन या कास्ट के लोग होते हैं, देखो जो सेम ऑक्यूपेशन के होंगे वो फिर सेम कास्ट, अपनी मतलब एक सेम कास्ट को बिलोंग करेंगे, और उस कास्ट को बोला जाता है, उस ग्रुप को, उस कास्ट के ग्रुप को जो कि सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करता है, उसको महाजन बोला जाता है, और उस महाजन का सेठ होता है। ऐसे करके आपको मल्टीपल कास्ट के मल्टीपल सेठ मिलेंगे, और उन सभी का सेठ आपको मिलेगा नगर सेठ। तो ये हायरार्की आपको मिलेगी, पहले तो मतलब नीचे लेवल पे कह लो सेठ, और उससे ऊपर के लेवल पे नगर सेठ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, यू विल फाइंड दिस इस टाइम पे। उसके बाद आपको और भी कैटेगरीज के लोग मिलेंगे, प्रोफेशनल क्लासेस लाइक फिजिशियंस यू विल फाइंड, टीचर्स यू विल फाइंड, लॉयर्स यू विल फाइंड, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कैलीग्राफर्स हैं, एटसेट्रा। तो वाइल सम डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज, मैनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पैटर्न्स, वाइल स्टिल अदर्स सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट्स और बाजार्स। तो ऐसे करके आप अपने 8 पॉइंट्स को बता सकते हो, 8 पॉइंट्स को लिख सकते हो। सेम एक देखो, एक चीज़ ज़रूर करना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जब भी 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर अबाउट ऑल दी ट्रैवलर्स, कैसा भी बने क्वेश्चन, आप पहले उनके बारे में ना 2 से 3 लाइन लिख देना, देन जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसकी हेडिंग डाल करके फिर आप अपने मेन पॉइंट्स को लिखना 8 मार्क के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लिखना है 8 पॉइंट्स वगैरह। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर का,
10th नंबर का जो कि आ जाता है कि जो कंसेप्ट है कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन इंट्रिंसिक टू द कास्ट सिस्टम वाज कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर, एग्जामिन अल-बिरूनी स्टेटमेंट ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम। यानी इंडियन जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में अल-बिरूनी क्या बोलते हैं वो आपको बताना है, राइट। हाउ हैड अल-बिरूनी डिस्क्राइब्ड द कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया इन हिज बुक, डिड ही अप्रूव और डिसअप्रूव। तो वो ऑब्वियसली डिसअप्रूव ही करते हैं कास्ट सिस्टम को। तो आप यहाँ पर जब कास्ट सिस्टम के बारे में बताओगे सेम आपको स्टार्ट करना है, फर्स्ट थोड़ा बहुत बता दो किसके बारे में, यहाँ पर मैं इन अखबारी लिख रहा हूँ अल-बिरूनी के बारे में, ठीक है। अल-बिरूनी के बारे में थोड़ा सा आप मेंशन कर देना, उसके बाद बता देना कि उन्होंने ना कैसे इंडियन कास्ट सिस्टम को पहले डिस्क्राइब किया है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज मिलेंगी, ब्राह्मण जो कि हेड से आए हैं फ्रॉम गॉड, उसके बाद आपको क्षत्रिय देखने को मिलेंगे जो कि कहाँ से आए हैं, जो कि आपको भुजाओं से देखने को मिलेंगे, शोल्डर एंड दी हैंड्स ऑफ ब्राह्मण या गॉड कह लो, वैश्य हैं, राइट। शूद्रा आपको मिलेंगे जो कि पैरों में से निकले हैं, ठीक है। एंड यू विल फाइंड वैश्य जो कि थाइज में से आए हैं। उसके बाद वो ये बताते हैं कि ये खाली इंडियन बेसिकली इंडिया में ही यूनिक नहीं है, आपको और भी जगह में देखने को मिल जाएगा कास्ट सिस्टम डिवीजन हायरार्की। वो एग्जाम्पल देते हैं एंशंट पर्शिया का, कि पर्शिया जो कि आपको ईरान मिलेगा देखने को, वहाँ पर भी इस टाइप का यू विल फाइंड कि डिवीजन है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम खाली आपको इंडिया में ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आप बता देना कि वो बताते हैं कि 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और ऐसे करके देखो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ना, इस टाइप का ये बना देना एक ट्रायंगल सा, कि पहले सबसे ऊपर की कैटेगरी में नाइट्स एंड प्रिंसेस आते हैं, फिर मंग्स, फायर प्रिस्ट एंड लॉयर्स आते हैं, फिर फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, और 4th कैटेगरी जो है वो पीजेंट्स और आर्टिशंस की है। किसकी बात हो रही है? पर्शिया की। उसके बाद यहाँ पर आप बता देना कि यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि अल-बिरूनी ये कहते हैं कि ही आर्ग्यूड दैट नेचर कॉन्स्टेंटली रिस्टोर प्योरिटी, यानी कि अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग जो चीज़ आज प्योर है वो कल इम्प्योर हो जाएगी, और इम्प्योर वाली प्योर हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आज आप जिनको इम्प्योर कहकर बेसिकली टच नहीं कर रहे हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, वो कल प्योर बन जाएंगे। एग्जाम्पल वो नेचर का देते हैं कि देखो सन की रेज ना एयर को क्लीन करती हैं, सॉल्ट वाटर को पल्यूट होने से रोकता है। तो ऐसे यहाँ पर नेचर भी कोई भेदभाव नहीं करता, नेचर खुद यहाँ पर चीज़ों को प्योर करने में लगा हुआ है। तो हमें नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम बेकार है, ये लॉज ऑफ नेचर के ऑपोजिट है, कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर, राइट। तो आपको इसके बारे में बताना है। लेकिन अल-बिरूनी ये भी कहता है कि ऑन पेपर इट वाज वेरी रिजिड, बट रियलिटी में इतना रिजिड भी नहीं था ये सिस्टम, क्योंकि जो अनटचेबल्स थे, जिनको अंतयाजा बोला जा रहा है, जो कि आउटसाइड द सिस्टम है कास्ट सिस्टम, इनको यहाँ पर सोसाइटी से तो बाहर रखा जा रहा है, मतलब सोशली देवर बॉयकॉटेड, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व किया जाता था, बिकॉज ये काफ़ी सस्ते में इनके लिए काम कर दिया करते थे, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पर इनको रियल लाइफ में इतना भी सिस्टम ये रिजिड नहीं था, थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ना आपको इसके बारे में बताना है, और ये भी लिख देना कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि जो भी हमने ये नेचर की चीज़ें पढ़ी हैं तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो आपको ना इस तरीके से पहले अल-बिरूनी के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर इंडियन कास्ट सिस्टम वो क्या बताते हैं वो बताना है, फिर वो परीक्षा का एग्जाम्पल देते हैं वो बताना है। यू हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल विद, यहाँ पर ये सब आपको करने हैं मेंशन, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर बताओगे कि वो कौन कौन से व्यूज़ को सामने रख रहे हैं और क्या क्या उन्होंने बताया, तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में देखो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट। अगर ये वाला क्वेश्चन आता तो आपको लास्ट में बताना होता कि यस हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन कि वो डिसअप्रूव कर रहे हैं किसको? कास्ट सिस्टम को। तो इस तरीके से आपको बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए थे। यही थे 10 क्वेश्चंस जो कि अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इतना कर लोगे दैट विल बी इनफ, राइट। बाकी यहाँ पर मेरे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको इसकी PDF चाहिए, और इसके साथ साथ आपको बैच नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। 199 में अवेलेबल है, और अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है, आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। साथ में यू विल फाइंड सेम कंप्लीट स्टडी मटेरियल अदर सब्जेक्ट्स का भी है, इसका कॉम्बो भी है, जहाँ पर आपको सारी काम की PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप, MCQs एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अच्छे से तैयारी करो इस कोर्स को लेकर के, आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको आंसर
आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, इन सभी क्वेश्चंस की लिख करके प्रैक्टिस करनी है, एंड यू वांट कि मैं चेक करके दूं, टेस्ट में पार्टिसिपेट आप करो, ठीक है, एक एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आपको चेक करवाने आंसर्स, तो आप आंसर राइटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 2 कोर्स मेरे लाइव है, बहुत ही बढ़िया कोर्स हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हो, बेनिफिट मिलेगा। ये कोर्स आपको ह्यूमैनिटीज़ लवर ऐप पे और वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के वहाँ से आप बाय कर सकते हो, राइट। चलिए फिर अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।